हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एजे। तो आज मैं आया हूँ ठाकुर विश्वदीप सिंह के घर पे उनका पॉडकास्ट लेने के लिए। तो चलो चलते हैं। तो आपका राजनीति में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिता इस क्षेत्र के सबसे पहले सांसद थे। तो राजनीति तो हम लोगों को विरासत में मिली है, हमें तो खून में मिली है। तो इंटरेस्ट वाली बात तो कोई ऐसा नहीं कि बाद में जगह हो, शुरू से ही राजनीति में रुचि रही है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस घर से आता हूँ जिस घर में श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया जैसे महापुरुषों के कदम पड़े। हमारे यहाँ जो भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रामनरेश यादव रहे हों, चाहे राम प्रकाश जी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, कल्याण सिंह जी रहे हों, राजनाथ सिंह जी रहे हों, सबका आना जाना रहा। तो राजनीति में तो शुरू से ही रुचि थी। तो आपके मन में ख्याल कैसे आया कि इस बार का इलेक्शन मेरे को लड़ना चाहिए था? मैंने, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैंने 2014 का इलेक्शन भी लड़ा था लोकसभा का। मेरे मन में था कि मैं संभवतः फिरोजाबाद के हिसाब से सबसे बेहतर वो व्यक्ति साबित हो सकता हूँ जो फिरोजाबाद को लोकसभा में प्रतिनिधित्व दे सकता है। और इसीलिए 2014 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था। यद्यपि उस टाइम पर मोदी जी की लहर में मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सका, तो मन में वो बात थी। इस बार मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ था, पार्टी ने मुनासिब समझा कि वो मुझे आगे बढ़ाएं, उन्होंने मुझे अवसर दिया, टिकट दिया, इसलिए मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा। तो जब आपको टिकट मिली तो आपको बीजेपी ने सपोर्ट किया था उस चीज़ में? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने तो मुझे टिकट ही दी सपोर्ट करने का। सपोर्ट और लोग आए थे आपके करने का तो प्रश्न ही नहीं है। नहीं, पूरा सपोर्ट मिला पार्टी का और पूरा समर्थन और हर तरह का सहयोग पार्टी ने मुझे प्रदान किया, जिसके बल पर ही मैं चुनाव लड़ पाया। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, आपको मालूम है। 20 लाख करीब वोटर हैं, 19 लाख कुछ हज़ार वोटर हैं फिरोजाबाद में। तो इतने बड़ा चुनाव लड़ने की पार्टी के सपोर्ट की नहीं, देखो, अगर टिकट देना एक अलग बात है, टिकट देने के बाद सपोर्ट करना भी एक अलग बात है। नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, यहाँ तक कि प्रदेश के पदाधिकारी भी आके मेरे साथ जुड़े, मेरे अभियान में साथ दिया, और इसी की वजह से मैं 4,54,000 वोट पा सका, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या है फिरोजाबाद के लिए। अगर आप इलेक्शन जीत जाते तो आप क्या करते? मैं अगर इलेक्शन जीत जाता तो मैं क्या करता, ये एक काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन मैं इसका जवाब कुछ इस तरह दे सकता हूँ कि फिरोजाबाद को सदैव से एक ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता रही है जो यहाँ का हो, यहाँ की समस्याओं से रूबरू होता रहा हो, यहाँ के जो जन आकांक्षाएँ उनके बारे में जिसको पूरी जानकारी हो। और दुर्भाग्य फिरोजाबाद का ये रहा है कि मेरे पिता जब 57 से 62 दूसरी लोकसभा में सदस्य थे यहाँ से लोकसभा के, उसके बाद से यहाँ से कोई भी ऐसा सांसद नहीं चुना गया जो यहाँ का लोकल होता, स्थानीय होता, जो यहाँ की स्थानीय समस्याओं से वाकिफ़ होता। तो मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ और यहाँ की सारी समस्याओं से परिचित हूँ, इसलिए संभवतः मैं सबसे बढ़िया तरीके से यहाँ की समस्याओं को केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के समक्ष उठाकर उनका निदान करा सकता होता, यदि मुझे यहाँ के एमपी बनने का अवसर प्राप्त हुआ होता। तो जब आप इलेक्शन हार गए तो आपने मीडिया से कैसे फेस किया जब आपके सामने मीडिया आई? मैं इलेक्शन हारा, मैं अपना हौसला हारा हूँ, और न मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है जो मुझे किसी को भी फेस करने में कोई परेशानी हो। मीडिया के सवालों का मैं ऐसा जवाब शुरू से देता रहा जिससे मीडिया को भी प्रसन्नता हुई कि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो समस्याओं को समझता है, उनके ऊपर अपनी बेबाक राय रखता है। और चुनाव हार जाने के बाद भी मैंने बिल्कुल बेबाकी के साथ अपनी राय रखी कि मेरी पार्टी, मेरे समर्थकों ने बहुत काम किया। लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है, और राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर इस बार एक अजीब सी नैरेटिव बनी, और वो ये नैरेटिव बनी कि भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लेकर संभवतः संविधान परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो कि ऐसा झूठ था जिसको हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए था। परंतु उन्होंने उस झूठ को न समझ के, उस झूठ में फंसते हुए, उस झूठ के बल पर मेरे साथ जो है वो नहीं आ पाए। उन्होंने अन्य पार्टियों को वोट किया और इसी की वजह से मैं चुनाव हारा। मैं थोड़े से वोटों से पीछे रह गया।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसी बात हो इसमें मुझे मीडिया को फेस करने में कोई दिक्कत हुई हो। आपकी उम्र क्या है अभी? मैं सिर्फ वैसे तो अगर गिनती की जाए तो 73 साल का हूँ, लेकिन मैं समझता अपने आप को 37 साल का हूँ। क्योंकि आप इतने फिट हो, जब आपने इलेक्शन लड़ा तो आप डेली रैली में 25-26 किलोमीटर रोज चलता था। हाँ, तो कभी आपको परेशानी नहीं आई इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे खुद काम करने की आदत है। मैं एक कर्मयोगी व्यक्ति हूँ। सुबह उठ के पार्क में रोज़ाना मेरा घूमने का वो है, दिनचर्या है, डेली रूटीन यही चलता है? बिल्कुल डेली रूटीन है। इसके अलावा दिन भर भी मैं कभी बैठता नहीं हूँ। मेरे जहाँ जितने जो भी प्रतिष्ठान है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे मेरे विद्यालय हो, चाहे मेरे अन्य संस्थान हो, सभी जगह मैं कोशिश करता हूँ पहुँचूँ, वहाँ अधिक से अधिक लोगों से मिलूँ, पैदल चलूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। क्या अगर दूसरी पार्टी आपको ऑफर देगी तो आप जाओगे उसमें? क्यों जाऊँगा? मैं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ। मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ जिसमें योगी जी जैसा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री दिया, जिसने मोदी जी जैसा अभूतपूर्व प्रधानमंत्री दिया, तो मुझे क्यों इस पार्टी को छोड़ के जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अवसर होगा या कोई ऐसा ऑफ़र होगा जिसको मुझे स्वीकार करना चाहिए। मैं पूरे तन मन और धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ पूरा काम करूँगा। पार्टी यदि मुझे आगे कोई बढ़ने का अवसर देगी, उसके साथ हूँ, उसके आदेश का पालन करते हुए काम करूँगा। और अगर पार्टी मुझे अवसर नहीं भी देती है तो पार्टी के साधारण सदस्य के रूप में अपने आप को सक्रिय रखते हुए पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। तो एक राजपूत की क्या पहचान है? राजपूत की पहचान, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है जो राजपूत परिवार है, और जैसा कि नाम से ही विदित है, राजपूत यानी राजा का पुत्र। और राजा कौन होता है? राजा की परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथों में जो दी गई है उसके अनुसार राजा वो है जो अपनी प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति पालन करे, यानी सबके लिए अपने आप को समर्पित रखे, सबका दुख सुख अपना दुख सुख मानकर उनके लिए उनकी सेवा करने के लिए सदैव समर्पित रहे, वो राजा होता है। और राजा का पुत्र माने राजा की परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला, यानी राजपूत वो जो सारे समाज के लिए समर्पित रहे, सारे समाज के लिए काम करे, सारी समाज की सेवा करे और उस सेवा के बल पर अपने आप को एक राजा के रूप में नहीं होकर एक सेवक के रूप में स्थापित करे। और वैसे भी राजा हो, राजपूत हो या क्षत्रिय हो, पर्यायवाची शब्द है राजपूत के लिए, उसका भी शाब्दिक अर्थ यही है। क्षत्रिय का मतलब जो क्षत्र की तरह से समाज के ऊपर रहकर समाज के लिए काम करे, यानी समाज को अपने संरक्षण में रखकर उसकी बेहतरी के लिए, उसके उन्नति के लिए काम करे, वो राजपूत या क्षत्रिय होता है। और मुझे बड़ा सुख है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और मैं समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने का काम कर रहा हूँ। तो आप कोई एनजीओ या संस्थान चलाते हो? हम लोग बहुत लंबे अरसे से, सन 83 में हमने पहला अपना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। मैं वो भाग्यशाली हूँ जिसको बहुत जल्दी ही अपने पिता को खोना पड़ा। मैं भाग्यशाली इसलिए कह रहा हूँ कि पिताजी के न रहने के बाद दुनिया के जो झटके थे, थपेड़े थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाने का काम किया मुझे, और उसकी वजह से मैं अपने आप को और मजबूती के साथ समाज में स्थापित कर पाया। 74 में पिताजी छोड़ के गए थे, मन था कि उनके नाम पर कुछ संस्थान शुरू किया जाए, और क्योंकि शिक्षा का दान सबसे उत्तम दान माना गया है, इसलिए शिक्षा के दान हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और 83 में हम लोगों ने पहला विद्यालय शुरू किया ब्रजराज सिंह विद्या मंदिर के नाम से। और मुझे कहते हुए कोई गर्व नहीं है कि आज हम इस जनपद के सबसे बड़े एनजीओ हैं। हम लोग 3 शिक्षण संस्थानों को चलाने वाली संस्थाओं यथा ब्रजराज सिंह शिक्षा समिति, अमरदीप मेमोरियल सोसाइटी और अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट, 3 एनजीओ के माध्यम से लगभग 12 विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, 12 संस्थानों का संचालन कर रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, एजुकेशन, बीएड, बीटीसी, एमए तक शिक्षा वाले संस्थान, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा वाले, उत्तर प्रदेश सरकार से
संबद्ध संस्थान और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध CBSE संबद्ध 2 विद्यालय, तो इस तरीके से करीब 12 विद्यालयों को संचालन कर रहे हैं। और हमें गर्व है कि 83 से लेकर अब तक यानी पिछले 41 साल में हमने सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है इन NGO के माध्यम से। तो आपका ऐसा कोई यादगार पल जो आप कभी भूल नहीं सकते? मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत सारे पल ऐसे मिले हैं जो मेरी ज़िंदगी के लिए यादगार पल हो सकते हैं। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज मैं कौन से पल को आपके साथ बांटूँ, साझा करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन की से आदमी जब अपने करियर की तरफ प्रवेश करता है उस टाइम पर सबसे भावनात्मक स्थिति में होता है। मुझे आज भी याद आता है, मैंने 1970 में आगरा यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मैं केमिस्ट्री से मास्टर्स का विद्यार्थी था और MSc केमिस्ट्री में मैंने सर्वाधिक अंक लेकर आगरा विश्वविद्यालय से, और मुझे कहते हुए गर्व है कि आगरा विश्वविद्यालय सिर्फ उस टाइम पर आगरा का ही विश्वविद्यालय जैसा अब वो बन के रह गया ऐसा नहीं था। उसमें तमाम कानपुर विश्वविद्यालय, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यानी उसमें इतने विश्वविद्यालय उससे निकल के बन चुके हैं। बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी हाल में बना है। और उस टाइम पर वो 1970 में वो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को टॉप करना, वहाँ से गोल्ड मेडल प्राप्त करना मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण था। और उससे भी ज़्यादा अविस्मरणीय क्षण जब रहा जब उस वर्ष का कॉन्वोकेशन हुआ, और कॉन्वोकेशन में उस टाइम तत्कालीन फिजी के राष्ट्रपति श्री भगवान सिंह जी, जो हमारे वहाँ राजदूत थे फिजी में, उनके हाथ से मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, उनके हाथ से मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो मेरे लिए जीवन का अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। तो बांग्लादेश पे जो अभी हिंदुओं पे अत्याचार चल रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत अमानवीय हो रहा है, और मुझे बहुत कष्ट है कि बांग्लादेश की घटना से सबक लेकर हमारे देश के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वे अभी तक ऐसी स्थिति में नहीं आ रहे हैं जो देश के लिए हितकारी हो। बांग्लादेश को बनाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब बांग्लादेश बना पाकिस्तान से अलग होकर तब से लेकर और अब तक, जबकि हम उनके सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार हैं, तब तक हमने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बांग्लादेश को समृद्ध करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उसी बांग्लादेश में आज की तारीख में जमात इस्लामी के नाम पर या और कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों के नाम पर ऐसा नंगा तांडव किया है इंसानियत के साथ, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। वहाँ पर जो 1 करोड़ 30 लाख हिंदू शेष रह गए थे, हालांकि जिस टाइम पर बांग्लादेश बना तब तो उनकी संख्या 3 करोड़ से अधिक थी, लेकिन वो घटते घटते अब 1 करोड़ 30 लाख रह गए हैं। उन 1 करोड़ 30 लाख लोगों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया गया। और मुझे तकलीफ़ है कि UNO और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सारा कुछ उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। भारत देश के राजनीतिज्ञों को और ख़ास तौर से विपक्ष की राजनीति करने वाले लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि इसी तरीके से एक समाज के ऊपर, ऐसा समाज जो वहाँ का अभिन्न अंग था, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। उसकी सबको मिलकर भर्त्सना करनी चाहिए। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने विशेष प्रयास करके इस प्रकार के कदम उठाए हैं कि उन अत्याचारों को रुकवाया जा सके। वहाँ की सरकार ने सैद्धांतिक तौर से इस बात को महसूस भी किया है और मंजूर भी किया है कि वे हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने का काम करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात और सबसे बड़ी जो कष्ट की बात है वो ये है कि लोकल पॉलिटिक्स को देखते हुए, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हुए हमारे विरोधी दलों के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हैं उनकी ज़बान बिल्कुल चुप है, एक शब्द वो नहीं बोल रहे हैं। जबकि ऐसी
दुर्घटना की, ऐसी त्रासदी की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और उन सबको, उनमें वो चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश भैया हों, चाहे ममता दीदी हों, सब लोगों की ऐसी त्रासदी की खुलकर आलोचना करनी चाहिए, इसको रुकवाने का काम करना चाहिए। अपने देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, पर अपने देश की बेटियां आज़ाद नहीं हो पा रही, इतने रेप केस हो रहे हैं, ये इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बहुत संवेदनशील विषय के बारे में आपने चर्चा की है। अभी हाल ही में हम बंगाल में जो कांड हुआ डॉक्टर बच्ची के साथ, उसको महसूस कर रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में निर्भया कांड, या मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि ये तो बहुत बड़े कांड हैं जो बहुत हाईलाइट हो गए। ऐसा कोई दिन अखबार में नहीं होता जबकि हम कहीं बलात्कार की घटनाओं के बारे में न पढ़ते हों या दुराचार की घटनाओं के बारे में न पढ़ते हों। मुझे लगता है भारत जितना समृद्ध था अपनी संस्कृति और परंपराओं के मामले में, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट पिछले दिनों आई है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो जिस तरीके के अंधी दौड़ शुरू हुई है पश्चिम की ओर, पश्चिमी संस्कृति की ओर, उसका दुष्प्रभाव है। और हमारे जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को उतना संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये उसका दुष्प्रभाव है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस ऐसे माहौल में भी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर ऐसे अत्याचारों में काफ़ी कमी आई है। और मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, इस तरह की घटनाओं में गुणात्मक रूप से कमी आई है। और योगी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर तत्कालिक रूप से इसको बंद कराया जा सके। तो सर आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आकर? मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आर्यन जैसा नौजवान इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं समस्त शुभकामनाएं देता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप आगे चल के एक अच्छे पत्रकार बनो और पत्रकारिता जगत में अपना नाम रोशन करो।